बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम के लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5 तक आप लोग को वेलकम। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी 5 लेक्चर्स एक साथ देखेंगे। 5 लेक्चर एक साथ देखने का मकसद यही है क्योंकि ये आपके लेक्चर वाइज डिवाइड नहीं हुए ये सब्जेक्ट आपका जो है वो चैप्टर वाइज है, यानी चैप्टर 1 नंबर जो 1 है उसमें आपके 5 लेक्चर्स कवर हो रहे हैं। सो इसलिए हम एक चैप्टर फुल एक साथ करेंगे और मिड टर्म से पहले हम अपने 5 लेक्चर्स करेंगे जिसमें हमारा मिड टर्म का कोर्स जो है वो कवर हो जाएगा। लेक्चर हमने फर्स्ट जो देखा था वो उसमें एल्गोरिथम की डेफिनेशन थी और कुछ उसकी हिस्ट्री थी या बैकग्राउंड आप कह सकते हैं। एल्गोरिथम कैसे बना, किसने बनाया, सो वो इम्पोर्टेंट हिस्ट्री थी। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो पहले आप उसको देख लें क्योंकि उसमें आपके एल्गोरिथम से रिलेटेड कंसेप्ट है सारा। आज जो हम देखेंगे वो एल्गोरिथम से और प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट देखेंगे। उससे पहले इनफॉर्मल डेफिनेशन है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इनफॉर्मल डेफिनेशन में कि एल्गोरिथम होता क्या है। तो एल्गोरिथम देखिए सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स हैं इसके अंदर जो इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यही आपके पास इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन आप कह सकते हैं। आज हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लेक्चर नंबर 1 से वो है एल्गोरिथम्स प्रोग्रामिंग। अब हम देखेंगे कि एल्गोरिथम का प्रोग्रामिंग से क्या ताल्लुक है। तो देखें एल्गोरिथम जो है आपके पास ये एक मैथमेटिकल एंटिटी है आपके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, मशीन से, कंपाइलर से, इन सब चीज़ों से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मीन्स कि इन चीज़ों से ये आज़ाद है। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, मशीन कंपाइलर्स की, क्योंकि ये मैथमेटिकल एंटिटी है आपके पास। सो यही कंसेप्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास या नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है कि वाई स्टडी एल्गोरिथम डिज़ाइन। हम एल्गोरिथम को क्यों स्टडी करते हैं। तो देखिए जब आप एक अच्छा एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हो तो सबसे पहले तो आपको प्रोग्रामिंग, मशीन, इन प्रॉब्लम से आपको जो है वो हट के काम करना है क्योंकि ये मैथमेटिकल एंटिटी है। किसी भी प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट में जब आप प्रॉब्लम्स को देखते हो तो आपको दो तरह के प्रॉब्लम्स मिलते हैं जिसमें फर्स्ट वन है मैक्रो इशू और सेकंड है माइक्रो इशू। मैक्रो इशू एंड माइक्रो इशू ये आपका एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए मैक्रो इश्यूज कौन से इश्यूज होते हैं जब बहुत से प्रोग्रामर एक सॉफ्टवेयर यानी सिंगल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं। सो वो इश्यूज आपके होते हैं मैक्रो इश्यूज। और माइक्रो इश्यूज कौन से होते हैं। माइक्रो इश्यूज वो होते हैं आपके पास, यानी माइक्रो इश्यूज आपको ये बताता है कि आपने जो स्मॉल क्रिटिकल सेक्शन है उसको कैसे सॉल्व करना है, ये आपको माइक्रो इशू बताता है। और मैक्रो इशू में आपके पास सिंगल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जिसपे मेनी प्रोग्रामर्स मिलके काम करते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था या कंसेप्ट आप कह सकते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास देखें ये जो थ्योरी सारी लिखी है इसमें इतना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें। बस यहाँ पर कोर्स के बारे में ही लिखा है कि आपने प्रोग्रामिंग को क्या सीखना है, एल्गोरिथम को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे सीखना है, वो तो हम वैसे भी करेंगे लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। जो था वो मैंने आपको मैंशन कर दिया। सेकेंड टॉपिक देखिए आपके पास कौन सा है, इम्प्लीमेंटेशन इशू। अब आपने क्या करना है, देखिए हमें तो ये हम जान चुके हैं कि ये हमारे पास जो है वो मैथमेटिकल जो है वो एंटिटी है हमारे पास। अब इसी एल्गोरिथम को लेकर हम चल लें। इसका इम्प्लीमेंटेशन इशू में क्या है कि ये एक प्योर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट की तरह आप इसको पढ़ेंगे इस एल्गोरिथम को। यानी आपको सिंपली अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है और मशीन और ऑपरेटिंग सिस्टम इनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना उनको हमने इग्नोर करना है। हमने देखना किसको है, सिर्फ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को, और बाकी चीज़ें लैंग्वेजेस, मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब को हमने इग्नोर करना है। सो यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस है। सेकंड हम देखें इसी टॉपिक में ये जो सारी थ्योरी दी गई है इसमें कहने का मकसद क्या है, वो हमें ये बता रहे हैं कि आपने इसमें मज़ीद आगे कौन कौन से एल्गोरिथम देखने हैं। जैसे उन्होंने बताया कि आपने क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, और फिर आपने ये सारे एल्गोरिथम देखने हैं जिनका फाइनली क्या है कि मैथमेटिक एनालाइजिंग यानी सबके रन टाइम, चलाने का टाइम आप कह सकते हैं कि वो सबका बराबर है। सो हम इन लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। यानी यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आए। नेक्स्ट देखिए हमारे पास लिखा हुआ है कोर्स इन रिव्यू।
कोर्स एंड रिव्यू मीन्स कि आपने इन कोर्स पे कौन कौन से टॉपिक्स आपके ऐड हैं, आपने कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी करने हैं। सो हम सिंपली बताएंगे। सबसे पहला जो आपने बताया हुआ यहाँ पे, द फर्स्ट वन इज़ मैथमेटिकल टूल्स हैं, फिर उसके बाद इसी तरह फोकस सिम्पटेक नोटेशंस हैं, फिर समेशंस हैं, यानी ये सारे टॉपिक्स डिस्कस हैं। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, आपके एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं है। जस्ट आपको बताने के लिए ये सारा ऐड किया गया कि आपने यहाँ पर ये चीज़ सीखनी है और ये चीज़ नहीं सीखनी, इस चीज़ पे फोकस करना है, इस चीज़ पे नहीं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनालाइजिंग एल्गोरिथम। एनालाइजिंग एल्गोरिथम में देखें, सबसे पहले जो बात है वो है, इन ऑर्डर टू डिज़ाइन अ गुड एल्गोरिथम वी मस्ट फर्स्ट एग्री द क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग एल्गोरिथम। सबसे पहले हमने क्या, मेजरिंग ऑफ एल्गोरिथम, यानी अच्छे एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए हमें पहले एल्गोरिथम की मेजरिंग को देखना होगा। यानी इसके अंदर आपको, इस कोर्स के अंदर आपको जितने भी एल्गोरिथम मिलेंगे वो कौन से होंगे, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। यानी उनको आप कह सकते हैं कि यहाँ पे देखें, आप लिखा हुआ भी है कि इन दिस कोर्स वी विल बी ऑन डिज़ाइन ऑफ एफिशिएंट एल्गोरिथम, हेंस वी विल मेजर एम्फेसिस इन दिस algorithm in term of amount of computational resources that the algorithm requires। अब देखें, एल्गोरिथम की जितनी भी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज है ना, उनकी आपने सारी क्या देखनी है, रिसोर्सेज देखनी है, जितनी भी आपके पास मेजरिंग है, ठीक है, उस लिहाज से आपने देखना है। यानी एल्गोरिथम का रन टाइम, और आपको एल्गोरिथम के डिज़ाइन करते हुए उसके रन टाइम की ज़रूरत होती है और इसके लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है। यानी एनालाइज करते हैं एल्गोरिथम का जब, तो आपको एक एल्गोरिथम को चलाने के लिए उसके रन टाइम और मेमोरी की ज़रूरत होती है। सबसे फर्स्ट चीज़ ये है कि रन टाइम उसका कम से कम लगे और मेमोरी आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों पे आपने फोकस करना है। सो यहाँ पर भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं साथ साथ आपको मेंशन कर रही हूँ। साथ देखिए, नेक्स्ट है मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन में क्या है, देखिए आपने सबसे पहला हमारा यानी हमने जब एल्गोरिथम बनाया तो हमारा पहला मकसद भी ये है कि हमारे पास जो मशीन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी जितना भी मुमकिन हो हम इससे इंडिपेंडेंट हों, यानी हम इन चीज़ों से आज़ाद हों। तो ये सारा काम करने के लिए हमें एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो हमें इन चीज़ों से दूर रखे, इन लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, मशीन से। तो उसके लिए हमने कौन सा मॉडल तैयार किया, हमने मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। ये है आपके पास, इस मॉडल की मदद से हमने अपना काम करना है, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। हम इसको एक और नाम भी दे सकते हैं जिसका नाम है रैंडम एक्सेस मशीन और रेम, ठीक है, जिसको हम रेंज बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मशीन। यानी ये चीज़ किस लिए यूज़ हो रही है, इसको यहाँ ड्रा कर देते हैं हम। ये जो हाईलाइट करते हैं, सॉरी, ये जो मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन है ये इसलिए यूज़ हो रहा है कि ये आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूर रखेगा, ये आपको कंपाइलर से या आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, जितना भी चीज़ें ना, इनसे आपको दूर रखेगा। यानी इनसे आप इंडिपेंडेंट रहने के लिए आपको मैथमेटिकल मॉडल यूज़ करना होगा, जिसको आप रेम भी कह सकते हो, ठीक है। रेम क्या है, ऐसी मेमोरी आपको चाहिए होगी जो इनफाइनाइट हो, जो ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। इसमें आपके इंस्ट्रक्शन जितनी भी हैं वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होंगी, सारा काम आपका ईजिली होगा। सो ये दो जो टॉपिक्स हैं या दो नाम हैं आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास है टू डायमेंशन मैक्सिमा। टू डायमेंशनल मैक्सिमा में एक डेली लाइफ से एग्जांपल ली गई, जिसका आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मकसद तो नहीं है, क्योंकि ऐसी एग्जांपल्स आपके एग्जाम में नहीं आती, लेकिन हम इसको यहाँ पर इसका समझना जो है वो ज़रूरी है, ताकि हम अपना इसके लिहाज से हम अपना नेक्स्ट जो है वो कंसेप्ट कर सकें। तो यहाँ पर इन्होंने एल्गोरिथम का तजिया करने के लिए एक एग्जाम्पल बताई है। एग्जाम्पल में इन्होंने बताया कि सपोज यू वांट टू बाय अ कार, यू वांट टू पिक द फास्टर कार, बट फास्टर कार एक्सपेंसिव, यू वांट टू चीपेस्ट। देखिए यहाँ पर बताने का मकसद क्या है कि सपोज आप एक कार लेना चाहते हैं। आप कौन सी कार लेना चाहते हैं, आप ऐसी कार लेना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो, फास्टर भी हो, लेकिन वो एक्सपेंसिव भी ना हो, यानी महंगी भी ना हो, सस्ती कार हो और साथ साथ तेज़ भी हो। तो आपको पता है कि जब आप एक अच्छी चीज़ की डिमांड करते हैं, लाइक तेज़ कार की, तो उसकी कीमत भी उसी तरह से हाई होगी। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि आप स्पीड और प्राइस में से नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या स्पीड इंपॉर्टेंट है या प्राइस। डेफिनेटली आपको ऐसी कार चाहिए जो तेज़ भी हो और साथ सस्ती भी हो, यानी दोनों चीज़ें हों। तो इसके लिए आपने क्या करना है, टू डायमेंशन एरे, यानी आपने मैथ्स के ज़रिए इसको आपने सॉल्व करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके लिए यहाँ पर इस एल्गोरिथम को देखें।
यहाँ पर आपने मैथ के लिए 2 डायमेंशन लाइन लगा दी, ठीक है। एक आपने एक्स ले लिया और दूसरा 2 वाई ले लिया, यानी 2 पेयर्स लिए। एक्स को आप स्पीड रख लें और वाई को आप जो है वो उसकी चीप यानी कीमत वगैरह रख लें, ठीक है। यानी वैल्यू आपकी जितनी भी हाई हो गई यहाँ पर आपकी कार उतनी ही सस्ती होगी, और वैल्यू आपकी जितनी भी कम होगी आपकी जो है वो कार उतनी ही महंगी होगी। यानी आपका यहाँ पर मैक्सिमल पॉइंट आपने देखना है अपना 2D में। मैक्सिमल पॉइंट तो देखना, मैं याद रखना कि मैक्सिमल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट होता है जिसका x जो है वो तमाम x से बड़ा होता है और जिसका y जो है वो तमाम y से बड़ा होता है, उसको हम मैक्सिमल पॉइंट बोलते हैं। लाइक आपके पास 2 और 5 है तो 2 को आप चेक करेंगे, बाकी तमाम x के 2 से यहाँ पर कि आपका ये 2 है, बाकी तब सबसे बड़ा है या नहीं। इसी तरह 5 को यानी x और y दोनों को चेक करना होगा कि कौन सा बड़ा है। सो यहाँ पर ये ग्राफ बताने का मकसद क्या है कि हमने यहाँ पर देखें, अगर हम इसको देखें तो हमने सारा मैथ्स पे काम किया, यानी मैथमेटिकल लेवल हमने यूज़ किया। हमने कोई इनपुट नहीं लिया, कोई आउटपुट नहीं लिया, हमने कोई प्रोग्रामिंग यूज़ नहीं की, कोई लॉजिक यूज़ नहीं किया, कोई सॉफ्टवेयर से हमने काम नहीं लिया। सो बताने का मेन मकसद क्या है कि हमने मैथ्स को सामने रख के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम जो है आपके पास एक सिंपल स्टेप है या सिंपल एल्गोरिथम है जिसकी मदद से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला और पहला तरीका है जिसमें आपके पास ये जो आपके सामने कोड लिखा हुआ है सीडो कोड, इसको हम सीडो कोड बोलते हैं। ये सीडो कोड कौन सा कोड होता है? ये वो कोड होता है जिसको कोई भी प्रोग्रामर इजीली बना सकता है इस कोड को, और इस कोड को समझ सकता है। यानी अगर आप एक प्रोग्रामर नहीं भी हैं, आपको लाइट सी प्रोग्रामिंग आती है, लेकिन आप इस कोड को देखकर आप समझ जाएंगे कि आपका जो काम है आप क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वो कोड है जिसको हर इंसान यानी एक मशीन नहीं बल्कि इंसान भी आसानी से इसको समझ सकता है। इसमें देखें तो आपको नज़र आएगा कि मैक्सिमम आपका फार आई इक्वल है, आई जो है वो 1 2 नंबर स्टार्ट है। तो देखो फार हमने क्यों यूज़ किया, ये तो जनरली जब एक कीवर्ड ही है फार आपके पास, ये आप लूप को चलाने के लिए यूज़ करते हो। फिर उसको आप कहते हो कि डू मैक्सिमल आपको पॉइंट दे, अगर वो ट्रू है तो ठीक है नंबर से वो यहाँ तक चले, अदरवाइज वो ब्रेक करके फाइल करके आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट दे, यानी वो लूप चलेगी, सारा काम होगा। सो यहाँ पर आपके पास कोई फॉर्मल रूल्स आपको नहीं दिए गए कि इन रूल को अप्लाई करना है, कोई आपको सिंपली एक सेंटेक्स दिया गया। इस सेंटेक्स को आप थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हो, लाइक आप 1 2 नंबर लिखने की जगह 1 से इक्वल नंबर लिख सकते हो, कुछ भी। लेकिन यानी आपका जो बेसिकली मकसद है वो क्या है, वो इस कोड को समझना है, इसको अपने सामने रखना है। सो ये इस टॉपिक के अंदर ये कोड जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखें, आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है रनिंग टाइम एनालाइजिंग। अब जो टॉपिक है इसमें आपने रनिंग टाइम के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ आपने इसमें रैम को देखना है, यानी बाकी आप कुछ नहीं देखेंगे, आपने अपना काम रैम पर रन करना है। आपने देखना है कि एनालाइजिंग करते हुए आपको कितना रनिंग टाइम चाहता है, यानी 2D में आपने कितना लिया और आगे अगर हम इसको मज़ीद कम करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें रनिंग टाइम को देखना है। यहाँ पर रनिंग टाइम मेजर करने के लिए 2 मेथड बताए हुए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें एक है रेस्ट केस टाइम और सेकंड है एवरेज केस टाइम, जिसकी डेफिनेशन तो यहाँ पर स्पेसिफिक लिखी हुई है जिसको आप देखकर याद कर लेंगे और साथ ही फार्मूला भी दिया हुआ है। लेकिन हम इसी तरह अगर हम बात करें कि रेस्ट केस टाइम क्या होता है और एवरेज केस टाइम क्या होता है, तो देखें रेस्ट केस में फॉर एग्जांपल आपके पास 3 लाख तक नंबर्स हैं और आपको कहा जाता है कि आप इसमें से एक नंबर फाइंड करें, तो आपकी लूप चलेगी कितनी बार, तो वो अगर आपका जो नंबर है वो 3 लाख यानी आखिरी नंबर हिस्से में रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो फुल 3 लाख बार वो लूप चलेगी, ठीक है। तो ये आपका होता है रेस्ट केस टाइम। इसी तरह एवरेज केस टाइम में क्या होता है कि हो सकता है वो नंबर आपको फर्स्ट स्टार्ट में मिल जाए या मिड में कहीं मिल जाए, तो आपकी लूप फुल नहीं चली, आपको मिड में ही नंबर मिल गया, तो ये होता है एवरेज, यानी आपको किसी स्टेप पे आपको आपका नंबर मिल जाता है, ठीक है। आपकी लूप जब चल रही होती है तो आपको किसी स्टेप पे आपका नंबर मिल जाता है, तो वो होता है एवरेज केस टाइम। रेस्ट केस टाइम, एवरेज केस टाइम 2 कंसेप्ट हैं, इसको आपने याद जो है वो इन्हीं जो आपके हैंड आउट्स पे डेफिनेशन लिखी हुई है इनसे याद कर लें। इसमें आपको कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो आपके यहाँ पर ये फार्मूला दिया हुआ है इसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो टी है ये टाइम को मेंशन कर रहा है टाइम के लिए, और ये जो आई है ये लेंथ के लिए डिनोट किया हुआ है, ठीक है यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें, ये मैक्स किसके लिए, मैक्सिमम के लिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर रेस्ट है तो रेस्ट होगा, एवरेज है तो एवरेज होगा। सो ये इन डेफिनेशंस को आपने यहीं से याद कर लेना है, एज इट इज़ आप इनको याद कर सकते हैं। बाकी आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया कि ये किस तरह से काम करते हैं, रेस्ट केस टाइम और एवरेज केस टाइम, और ये दोनों कंसेप्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विद फार्मूलाज, इन फार्मूलाज के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको आपने देखना है।
नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है एनालाइजिंग ऑफ ब्रूट फोर्स मैक्सिमा एल्गोरिथम। उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मकसद क्या है कि आपने रनिंग टाइम जो है उसको देखना है, इसको आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी अपनी फाइंड करनी है, सीडो कोड को सामने रखना है, उसमें आपने देखना है कि कितनी आपकी एसेस हैं, वो सारी एसेस देखनी है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये चली है लूप, वो आपने देखना है। उनको रख के ये जो फार्मूलाज आपने देखे थे इनकी मदद से आपने अब इनको जो है वो इनका टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। सो सिंपली इसमें देखिए कितनी एसेस हैं, यहाँ पर आप चेक करें 1 एसेस पी या की एसेस 2 3 एंड 4 एसेस यहाँ पर हैं और आपकी यहाँ पर 2 एसेस हैं। फार्मूला आपका सेम होगा, टी आपने लिया, ठीक है, अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए और 7 नंबर लिए। अब यहाँ पर देखिए आपकी एसेस फर्स्ट जो थी वो 2 है और इसमें आपने ऐड 4 कर दिया, ठीक है। 2 प्लस ऐड जब 4 होगा तो आपके पास फाइनली जो आंसर होगा वो ये आएगा। सो आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी इस तरह से फाइंड होगी। कोई भी आपका कोड है, यहाँ पे सीडो कोड कोई भी है आपका, आप उसमें देखिए कितने नंबर ऑफ टाइम्स हैं, ठीक है, आपकी लूप कितनी चली है, फिर आप उसमें एसेस फाइंड करें अपने और विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला आई इक्वल है 1 और आई इक्वल है जो आपका जे इक्वल है 1, ठीक है, वो यहाँ से आपने लिया कि आई इक्वल है 1 2 नंबर लिया था और जे इक्वल जो था 1 2 नंबर। सो आपने ये सिंबल यूज़ करके इसके ऊपर नंबर्स रखने हैं और नीचे आपके जितने नंबर्स हैं उनको ऐड करना है और जितनी एसेस हैं उनको ऐड करने के बाद उनको प्लस करना है। सो यहाँ पर आपने ये सिंपली काम करना है। नेक्स्ट देखिए आपके पास कुछ सीरीज़ आ रही हैं जो आपके पास अर्थमेटिक सीरीज़ है, क्वाड्रेटिक सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और हार्मोनिक सीरीज़ है। इन सीरीज़ को आपने एज इट इज़ याद कर लेना है, एज यानी आप ये कह सकते हैं कि एज अ फार्मूला आप इनको याद रख लें, ठीक है। ये आपके उस MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है कि अर्थमेटिक सीरीज़ और आपके पास सीरीज़ दी जाती हैं, फिर आपने अपने लिए जो करेक्ट सीरीज़ होती है वो आपने सेलेक्ट करनी होती है। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी आप देख लें। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो कौन सा है। अच्छा, अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम को हमने डिस्कस किया था। अब हम प्लेन स्वीप एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। प्लेन स्वीप एल्गोरिथम देखिए हमने इससे पहले डिस्कस किया। आपको पता है कि सब्जेक्ट हमारा एल्गोरिथम पे है, हम एल्गोरिथम से हट के बात ही नहीं करेंगे। सो हमने पहले ब्रूट फोर्स को किया, उसमें हमने देखा कि 2D मैक्सिमा की मदद से हमने कैसे काम किया अपना। अब हम प्लेन स्वीप देखेंगे। तो सवाल ये है कि हम रनिंग टाइम में मज़ीद बेहतरी लाएंगे, तो वो कैसे बेहतरी लाएंगे। हमने एक नया एल्गोरिथम सामने रखा कि हो सकता है इस एल्गोरिथम के करने से हमारा टाइम जो है मज़ीद सेव हो, क्योंकि हमने पहले बताया था कि हमारे लिए यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपने अब प्लान पर काम करना है। इसमें आपने क्या करना है, इस एल्गोरिथम को बनाने के लिए जो सारी थ्योरी है ना, इस थ्योरी को हम इनकी मदद से देखेंगे। ये स्वीप लाइन है आपके पास, यहाँ पर आप सबसे पहले देखें कि आपने 2 काम करने हैं। एक आपने स्वीप लाइन लेनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने एक स्टैक को सामने रखना है। यानी यहाँ पर आप लाइन जो है वो आपकी हमेशा लेफ्ट से राइट चलेगी और यहाँ से जो जो वैल्यू आपकी निकलेगी ना इस स्वीप लाइन की मदद से वो आपकी स्टैक में जाएगी और स्टैक में वो वैल्यू आपकी सेव होती जाएगी। फिर फाइनली क्या होगा कि स्टैक आपको वैल्यूज़ देगा, आपका जो मैक्सिमल पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा। सो देखें, आपने फर्स्ट जो लाइन थी अपनी स्वीप लाइन आपने ड्रा की, यानी आपने एक प्लान पर एक वर्टिकल लाइन ली लेफ्ट से राइट, ठीक है, जिस पर आपने ये लाइन लगाई। उस लाइन को आपने लेफ्ट की तरफ जो है वो आपने वो लाइन जब ड्रा कर दिया, अब आपने क्या करना है, लेफ्ट से राइट जाना है, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाने के लिए आपने ये लाइन यहाँ पर ड्रा की, अब ये लाइन मज़ीद आगे जाएगी। जब पहली बार आपने ड्रा की तो आपके पास कौन से पॉइंट आए, 2.5, ये आपके पास नंबर है यहाँ 2 और 5। आपने इस नंबर को उठा के स्टैक के अंदर रखा, फिर आपने इसको क्या किया, मज़ीद सेकेंड ग्राफ पे आए, आपने इस स्वेप लाइन को मज़ीद आगे किया तो आपके पास सेकेंड नंबर आया 3 और 13। 3 और 13 जब आया तो आप देखिए कि वो पहले वाला नंबर यहाँ से गायब हो गया। अब गायब होने की वजह क्या थी कि वो 2 और 5 इसलिए ख़त्म हो गया कि आप चेक करें कि 2 जो था वो और 5 जो था दोनों, ये इसके जो x और y हैं दोनों से वो स्मॉल था, तो इसलिए वो छोटे नंबर्स को उसने इग्नोर किया और वो खुद उसके x भी x से बड़ा था और उसका y भी जो है वो फर्स्ट वाले y से बड़ा था। सो उसमें आपको पता है ना कि मैक्सिमल पॉइंट में x जो है वो तमाम x से बड़ा होता है और y जो है वो तमाम y से बड़ा होता है। तो यहाँ पर उसने देखा कि उसके x भी इससे छोटे थे और y भी, तो उसने जो 2 5 था उसको इग्नोर करके अपनी जगह जो है वो खुद बना ली स्टैक के अंदर। इसी तरह थर्ड में जो क्या होगा, थर्ड में जब ये स्वीप लाइन मज़ीद आगे जाएगी, लेफ्ट से राइट की तरफ लाइन जाएगी, इतना आप लोगों ने याद रखना है। तो आपके पास थर्ड नंबर ऐड हो जाएगा 4 और 11। 4 और 11 जब देखेगा तो उसका देखिए x जो है वो x से छोटा है, ये जो x है छोटा है लेकिन ये वाला x बड़ा है, इसलिए यहाँ पर 13 भी इससे बड़ा है,
है और यहाँ पर 11 है। सो यहाँ पर 1 पॉइंट जो है इससे बड़ा है, इसलिए इस पॉइंट को वो इग्नोर नहीं करेगा, इसको स्टैक के अंदर ही रखेगा, यानी अपनी मेमोरी के अंदर इसको रखेगा। और इसी तरह नेक्स्ट जो है वो स्वीप लाइन आगे जाएगी, अगला पॉइंट इसके साथ ऐड होगा। फिर इसी तरह जो जो एक्स और वाई जो छोटे होंगे उनको इग्नोर करता जाएगा, उनको निकाल देगा अपने स्टैक से, और जो आपके हाई लेवल वाले होंगे उनको ऐड करता रहेगा। और फाइनली ऐसा भी होता है कि सम टाइम आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाती है जो इन तमाम जो नीचे आपके स्टैक में जितनी भी वैल्यूज़ रखी होती है ना, उनसे वो एक्स भी बड़ा होता है और वो वाई भी बड़ा होता है। तो क्या होता है कि वो तमाम इग्नोर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और आपके पास फाइनली एक ही वैल्यू बच जाती है। सो ये आपके पास है स्वीप लाइन। इसमें फाइनली ये इसी तरह स्टेप चलते रहेंगे और आपके पास फाइनली जो है वो एक मैक्सिमल सेट बन जाएगा, जिसका आपके पास सीडो कोड एक सामने आएगा आपको, और आपने उसकी मदद से काम करना है। सो यहाँ तक ये आपके कोर्स में ये चीज़ें डिस्कस थी। होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आपके पास अब एक कंपैरिजन है ब्रूट फोर्स और प्लान स्वीप एल्गोरिथम का। तो सवाल फिर से ये है कि हमने ब्रूट फोर्स भी देखा, प्लान स्वीप एल्गोरिथम भी देखा, सो भाई बस्ट कौन सा वे है? तो बस्ट वे आपके पास प्लान स्वीप ही है। क्यों बस्ट है? देखें, अगर आपके पास एक आपके पास एल्गोरिथम है, ब्रूट फोर्स है, वो आपके पास एक काम करने में 1 सेकंड ले रहा है, तो उसके बरक्स अगर जो है वो यानी प्लान स्वीप जो है वो 1 सेकंड ले रहा है, तो ब्रूट फोर्स उसकी जगह 14 घंटे या 15 घंटे ले सकता है। सो सबसे जो बेस्ट वे है आपको फर्स्ट लेक्चर में जो है वो प्लान स्वीप एल्गोरिथम का है। उसको आपने देखा कि वो कैसे स्टैक में अपनी वैल्यूज़ को पुट करता है और अपना काम जो है वो कंप्लीट करता है। सो होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, जिसको हमने बहुत शॉर्टली किया। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप शॉर्ट लेक्चर्स करें, अदरवाइज टाइम अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जो है वो लॉन्ग लेक्चर उसके जो लेक्चर्स हैं वही करें, जिससे आप डीपली चीज़ों को देखेंगे, हर चीज़ को डीपली देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने सिंपली टच दिया है, जिनके पास टाइम नहीं होता वो आसानी से कर सकें और एक अपने एग्जाम को क्लियर से कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास 3 लेक्चर्स पर इंक्लूडेड चैप्टर नंबर 2 है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।